लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? बेसिक ऑफ चार्जेस। लेक्चर देखा होगा आपने, यूट्यूब पे क्लास है वो अवेलेबल है। तो बेसिक ऑफ चार्जेस अपन ने पढ़ा था। इसमें जो अपना लास्ट अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो ये था, कूलम्ब्स लॉ अपन पढ़ रहे थे। एक बार के लिए आप रिकैप देख सकते हो उसको। कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस है Q1 Q2, तो इनके दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल, और बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, तो इससे अपन ने ये देखा था कूलम्ब्स, जो कूलम्ब्स लॉ है, दो आवेशों के बीच में फोर्स K का वैल्यू, और अपने एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे डायमेंशन की बात की थी कि डायमेंशन में इस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा अपन ने यहाँ पे देख लिया था पहले। कूलम्ब का वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म में, अगर कोई ओरिजिन O पे, O से R1 डिस्टेंस पे एक जो चार्ज है Q1 रखा हुआ है और R2 डिस्टेंस पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में फोर्स इंटरेक्शन जो लाइन है वो F12 यानी कि Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे और Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अपन ने बात की थी कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर आप फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली क्या है कि जो 1 की वजह से 2 पे लग रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो R2 माइनस R1 होगी, और जो Q2 की वजह से Q1 पे लग रहा है तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसमें R1 माइनस R2 हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपका जो फोर्स है यहाँ पे, इसका एक नेगेटिव साइड आ जाएगा, ये 2 1 है, और अगर आप F21 2 लिखेंगे, ये 1 है, आप F12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इनको आप जब दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू माइनस F21, वेक्टर जरूर लगाना है फोर्स का। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। इसके बाद में अपन ने ये क्वेश्चन किया था, इसमें एक जो पहले CUET के एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, और नेटिव में भी ये एक क्वेश्चन आया गया है। तो अपन ने बात की थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें 3 चार्जेज है Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो इन तीनों चार्जेज की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, ये अपन ने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे कि Q3 की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है F3, और Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है F2। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो F नेट है वो क्या होगा? अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज अपन जो करने जा रहे हैं वो करेंगे अपन स्क्वायर की वजह से। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और स्क्वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनको मैं एक बार क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन नोट करने के जैसा कुछ नहीं, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है वैसे अपन एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर लिया है। ठीक है बच्चों, ओके, एक मिनट। ये एक मैंने स्क्वायर लिया है, तो इसके चारों कोने पे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आपने चार्ज देखा था Q1, यहाँ पे भी मैं चार्ज Q, इसके चारों कोनों पे मैंने चार्ज Q रखा है। इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है बच्चों A। स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स है, तो सबके जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? जो कंप्लीट जो चारों साइड है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, यानी कि अगर आपको इस चार्ज की वजह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको फोर्स पूछा जाता है तीनों चार्जेस की वजह से किसी एक पे, तो सभी जगह पे क्या होगा? सेम होगा आपका। ठीक है, इसको उठा देते हैं एक बार के लिए।
ठीक है। तो अब जो बात करें अपन, यहाँ पे मैंने लिया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। आपकी साइड है चारों की A। ठीक है बच्चों, अगर आपको Q1 की वजह से, लाइन सीधी नहीं हो रही है क्या, एक मिनट, Q1 की वजह से जो आपका फोर्स है वो हो जाएगा यहाँ पे F13 वेक्टर, सॉरी F31 वेक्टर। Q4 की वजह से आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हो जाएगा आपका F34, और Q2 की वजह से आपका जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका F32 वेक्टर। यानी कि 2 की वजह से 3 पे, 1 की वजह से 3 पे और 4 की वजह से 3 पे जो फोर्स लगने वाला है, और उनकी जो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को पता है कि ये इसकी वजह से जो डिस्टेंस है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ है वो यूज में लेंगे। तो आपको पता है कि Q1 सारे चार्जेज है, Q1 Q2 एंड Q3 Q4 आर इक्वल, Q1 इक्वल्स टू Q2 Q3 एंड Q4 आर इक्वल टू चार्ज Q। ठीक है बच्चों, तो अभी अपने को क्या करना है, इन चार्जेज की वजह से अपन जो फोर्स है F34 एंड F32 ये अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कूलम्ब्स फोर्स की वजह से आप जो लो है उसकी वजह से अपन जो F32 वेक्टर क्या हो जाएगा अपना K Q3 Q2 Q3 अपॉन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर, Q3 एंड Q2 आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब अपन कैलकुलेट करेंगे F34 वेक्टर। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट आ रहा है? अपने को क्या करना है, बेसिकली किसी एक चार्ज पॉइंट पे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या किया था कि दो चार्जेस की वजह से तीसरे चार्ज पे आपको फोर्स पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर अपन ने लिया है, तो स्क्वायर में तीनों जो आपके पास चार्ज है Q1 Q2 एंड Q4 की वजह से आपको Q3 पे पूछा गया है, और जो आपके तीनों चार्जेज है वो इक्वल है, इनका वैल्यू है वो Q है ओनली। तो इनकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली दोनों चार्जेस है उनके बीच में इंटरेक्शन है, फोर्स कूलम्ब्स फोर्स है वो आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से इसके और इन दोनों की वजह से, ये दोनों में आपका फोर्स है वो सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम है और आपकी डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो आप आपका F34 वो क्या हो जाएगा K Q3 Q4 अपॉन A स्क्वायर। आपको पता है Q3 एंड Q4 सेम है, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फोर्स को सेम लिख रहा हूँ, F34 वेक्टर इक्वल्स टू F32 वेक्टर इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, Q1 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F31 वेक्टर K Q1 Q3 अपॉन, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, डिस्टेंस ही देखनी की, ये डिस्टेंस कितनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में ये आपका जो ये वाला जो साइड है इसकी साइड क्या हो जाएगी, इसको अपन अगर A B C और D पॉइंट दे रहा हूं, तो AC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, A स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा A अंडर रूट 2। तो ये आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बच्चों,
ए अंडर रूट 2। ठीक है, सॉरी अपन ने ऑलरेडी देख लिया है F3 4 इक्वल्स टू F3 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद में अपन ने कैलकुलेट कर रहे हैं F31 वेक्टर। इसकी अपन ने डिस्टेंस है वो आप ए अंडर रूट 2, समझ में आ गया था। तो ए अंडर रूट 2 तो आपका F31 वेक्टर क्या हो जाएगा, F31 वेक्टर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है अंडर रूट 2 ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया F31 वेक्टर। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स देखना है। तो रिजल्टेंट फोर्स में अगर आप इन दोनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट इनकी डायरेक्शन जो फोर्स रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा वो आपको देखना है। तो जैसे कि अपन ने लास्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं अगर आपको एक बार दिखाता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अपन ने ये जो दोनों फोर्स है F2 एंड F3, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स अपन ने देखा था F2 एंड F3 की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स अपन ने देखा था, तो उसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया था F नेट के लिए कि F1 वेक्टर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे अपन ने जो ये जो वैल्यू है अपन यही फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सारा है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कौन सा है, सारे 90 डिग्री है। तो ये जो दोनों फोर्स है उनके बीच में ये भी कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, अगर मैं इसको F नेट बोलता हूं, F नेट इक्वल्स टू F31 वेक्टर प्लस दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स की वजह से F34 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F32 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 F34 F32 cos थीटा। ये हो जाएगा आपका इसका अंडर रूट। ठीक है, अपन एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तो आपका F जो नेट होगा, F नेट इक्वल्स टू F31 वेक्टर प्लस आपका जो एंगल है दोनों के बीच में है कितना है, cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, कोई बताएगा, 0। ठीक है, तो आपका हो जाएगा F32 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F34 वेक्टर का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2F1 F2 कोस थीटा था, तो कोस आपका 90 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आपको आगे कुछ लिखना नहीं है। F31 वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट F32 कितना है आपका, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये भी सेम है के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस दोनों का स्क्वायर आप ऐड करोगे तो क्या है, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करोगे, सॉरी अपने इसका स्क्वायर यूज नहीं किया, इसका स्क्वायर है F32 का और F34 का स्क्वायर है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 2 आपका बाहर है और इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट में 2। ठीक है, समझ में आया ये कैलकुलेशन कैसे किया है? आदित्य समझ में आया क्या? अपन स्क्वायर बॉक्स की वजह से चार कोनों पे चार चार्ज रखे हुए हैं, क्यों? सेम चार्जेस है उनके सबके, इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा? एफ नेट क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 2। ये आपका एफ नेट आ गया। ठीक है, यानी कि आपको किसी एक बॉक्स पे जो चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, चारों चार्जेज है वो इक्वल है, तो किसी एक पॉइंट पे आपको अगर फोर्स पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? तीनों जो चार्ज है आपके, उनकी वजह से आप कूलम्ब्स फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी जैसे आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो ए और ये दोनों सेम है, तो दोनों की वजह से जो फोर्स है वो सेम होगा। अब इन दोनों फोर्स, एक का डायरेक्शन इस साइड में, एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं तो एक फोर्स की डायरेक्शन, एक इंटरेक्शन जो लाइन है यानी रिजल्टेंट जो टोटल फोर्स लग रहा है, जैसे कि आप ये मान के चलो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे 3 लोग हैं आपस में खींच रहे हैं या फिर मेरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, तीनों तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं एक इधर कोई पुश कर रहा है, कोई दूसरी साइड में पुश कर रहा है, तो रिजल्टेंट जहाँ पे लगेगा मेरे को, जिस तरफ मेरा फोर्स लगेगा उस तरफ मेरी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो इन दोनों चार्जेज की वजह से, और एक ऑलरेडी आपको इस तरफ में पुश कर रहा है यानी फोर्स लग रहा है, तो इन तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वो मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन आपका क्या है? ये आपका रिजल्टेंट आपका फोर्स आया है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है तीनों की अलग अलग डिस्टेंस होने की वजह से 1/2 प्लस अंडर रूट 2 का इसमें साथ में इसका चेंज आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है? आपको दोनों फोर्स की वजह से आपको एक रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट में आपका जो ये एंगल है कोस थीटा के बीच में, ये आपको एंगल यूज में लेना है। जैसे जैसे आपने देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपन ने क्या किया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई भी आपका यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। एंगल आपका कितना है? एंगल का ध्यान रखना है, क्योंकि कोस थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इनके बीच में डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये आपको एंगल ध्यान में रखना है। एंगल कितना है? cos 60 का वैल्यू यहाँ पे, cos 60 का वैल्यू आपको कितना है? 1/2। 1/2 होता है ना, तो आपको 1/2। अब अगर cos 90 आ गया तो ऑलरेडी वो आपकी जो लास्ट की टर्म है 2f3 cos थीटा, यानी cos 90 अगर आ गया तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये अपन ने एक किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, और अपन ने इसके बाद में आज किया है स्क्वायर बॉक्स की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स। समझ में आया? यस सर। टेस्ट में ये जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम आप सभी बच्चों को एक यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, और जो आपको डेली जो पढ़ाया जाता है उसका आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट आपका रहेगा। तो आज मैंने आपके लिए एक 20 क्वेश्चंस का इजी सा टेस्ट है, आपको इंस्टीट्यूट टेस्ट में जाना है। आप जैसे आपका यहाँ पे ये टेस्ट है, बहुत इजी सा टेस्ट है, जिसमें आपके छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आपको ये 1 आवर का टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्या होगा? आपका क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे और टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है? आपको जो 40 मिनट्स मिलेगा, 40 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 45 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो हम भी आपका धीरे धीरे विद इन 2 और 3 वीक्स में आपका यही रेशियो ले आएंगे कि आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और वही आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। पूरा CUT बेस हम आपको क्वेश्चंस देंगे। तो जैसे आपका मैंने इंग्लिश का तो कंप्लीट तैयार है, इंग्लिश के लिए तो आप कितना भी टेस्ट दो आपके कमी नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के लिए डेली जो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ये है क्वेश्चन है
द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही जो है यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, इसका आप आंसर ABCD यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ये ट्रायल में आपको टेस्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सेम सेम पैटर्न पे जैसे आपका जो है सबमिट है, सेव फॉर लेटर है, नोट अटेम्प्टेड है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इक्वल्स टू F अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स की क्या हो जाएगी, विमा क्या है M1 L1 T-2 और चार्ज की क्या होती है एम्पियर इंटू टाइम 1। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की M1 L1 T-3 और A-1। देखो कौन सी है M1 L1 T-3 और A-1। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बी मैंने किया, सबमिटेड नेक्स्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सी सदिश राशि है। अगर आपको आ रहा है ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में इसमें कंफ्यूज हूँ कि सदिश राशि कौन सी है, विद्युत तीव्रता है, धारिता और आवेश के बारे में तो अपन सोच नहीं रहे, या कि इनमें से कोई नहीं है। आपको अगर लगता है कि विद्युत की तीव्रता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेव फॉर लेटर कर दिया कि मेरे को इसको क्या करना है बाद में। ये सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो आपका CUET का मेन एग्जाम होगा। ठीक है, मैंने सेव फॉर लेटर करके सबमिट कर दिया। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 4 ऑप्शन है ABCD, तो मैंने A करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अच्छा कोई बताएगा बच्चा, ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस भी किया है। आदित्य, मनीष, अच्छा मनीष बताएगा। मनीष इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, किसी भी जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन आपके पास में बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, या दोनों। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मनीष आंसर दो। ये आपकी टेस्ट सीरीज है, डेली आपको टेस्ट मिलेंगे 20, 30, 40। आपको जो पर्टिकुलर एक यूनिट रहेगी आपकी, एक यूनिट पे 100+ क्वेश्चंस, मिनिमम 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए तो 200 तक भी जा सकते हैं। मनीष आंसर आता है इसका? चलो अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दो। क्या क्वेश्चन इंग्लिश? आदित्य तुम्हारी वॉइस कट हो रही है, आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा। चलो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को। जैसे अपन ने पढ़ा था कि चार्ज है क्वांटाइज है, Q = Ne की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो Ne, E एक क्या है अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, अब इसका क्वांटा है, मिनिमम चार्ज है, इसकी फॉर्म में Q = Ne, यानी इसके इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपका क्या है चार्ज पाया जाएगा हमेशा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इसके इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमेशा आपका चार्ज का वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि 0.1 कूलम, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, आपका चार्ज होगा 1 कूलम, 2 कूलम। ठीक है, या इसके मल्टीप्लिकेशन में n क्या है यहाँ पे इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से n नंबर्स वो आपके क्या है इंटीजर है, तो इसके फॉर्म में आपको पाया जाएगा। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ 9.1 × 10⁻31। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन का अगर जो ये मास है, एक बॉडी जैसे मैंने आपको कल ही डिस्कस किया था कि जिससे मेरे दोनों हाथ है, दोनों हाथ है, दोनों क्या है न्यूट्रल है। अगर मैं दोनों को रब करता हूँ, आपस में दोनों को रब करता हूँ, किसी एक हाथ पे पॉजिटिव, एक क्या हो जाएगा, एक बॉडी पॉजिटिव, हाथ का नहीं है। अगर जैसे आपका कॉम है, या फिर आपका जैसे आप हेयर्स जो ड्राई हेयर्स में अगर आप कॉम करते हो, तो आपकी एक हेयर्स जो आपकी कॉम होती है वो, और एक आपकी हेयर्स है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो आपका
जो जैसे मैं आपको दो बॉडीज बता रहा हूँ कि दो बॉडी है, उनको आपस में मैं रब कर रहा हूँ, तो एक बॉडी से क्या होगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के दूसरी बॉडी पे आएंगे, ठीक है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो दूसरी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल के दूसरी बॉडी पे आ रहा है तो बॉडी क्या हो जाएगी, ये मेरी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इस बॉडी पे क्या हो रहा है, मास भी जा रहा है। तो जो बॉडी मेरी ये पॉजिटिव हुई है, इसके साथ में इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो बॉडी मेरी नेगेटिव हुई है उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का रीच हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर, तो क्या होगा, इसका मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब अपना क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, यानी आवेशित तो ये भी हो रही है, धनावेशित हो रही है, ये ऋणावेशित हो रही है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो रही है। तो आवेशित करने पे क्या है, इसका द्रव्यमान घट रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आवेशित करने पे आपका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि अगर किसी बॉडी को ऋणावेशित करने पे उसका द्रव्यमान, तो ऋणावेशित करने पे क्या होगा, उसका द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। इस पे भी दो क्वेश्चन आपके, दो ट्रिक अलग बन जाएगी, ठीक है। कि ऋणावेशित करने पे उसका द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा और धनावेशित करने पे उसका द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन आवेशित करने पे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी दोनों केस आपके पास में है, ठीक है। तो आपका क्या है इसमें, ऑप्शन डी जैसे हो गया। मैंने सबमिट एंड नेक्स्ट किया। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। न्यूनतम मात्रा जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से इसका एक मिनिमम क्वांटा है जो वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए करके और सबमिट कर दिया, ठीक है। डीवाई मात्रा क्या है, आता है किसी को, नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सेव फॉर लेटर कर दो और सेव फॉर लेटर एंड स्किप। ये सारे ऑप्शंस आपको आपके ऑनलाइन टेस्ट में आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अपने अब तक पढ़े हैं वो क्वेश्चंस अपन लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो आपका टाइम चल रहा है, आपने क्वेश्चंस 8 किए हैं 20 में से, यहाँ पे आपका टाइम है 1 आवर का। इसमें अभी तक अपने 8 से 9 मिनट अपने यूज किए। ये सारा आपको देखते हुए चलना है, कितने क्वेश्चन किए आप क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, 4 क्वेश्चन आपने सबमिट किए, 2 क्वेश्चन आपने सेव फॉर लेटर किए और 14 क्वेश्चन है वो नॉट अटेम्प्टेड है अभी तक आपने। जो 14 क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको स्विच करना है तो डायरेक्ट आपको इस 20 क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। 20th क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। अभी अभी अपन ने बात करी थी, मुझे क्वेश्चन पता नहीं था लेकिन अभी अभी अपन ने बात करी थी कि कोई वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित करते हैं। तो ऋणावेशित करने पे मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी पे आ रहा है तो मास भी इस बॉडी पे बढ़ेगा, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन बी, मैंने बी करके एंड सबमिट एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो सबमिट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल मुझे क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस करने के बाद में अभी तो मैंने क्या इसमें टाइम लिमिट थोड़ी सी एक्सटेंड कर रखी है। आप जैसे टेस्ट को एंड करेंगे, टोटल क्वेश्चंस में नहीं दिखाया मैंने आपको, आप अपने टोटल क्वेश्चंस हैं वो खुद अपनी लॉगिन पे आप करना जाना, इंस्टीट्यूट टेस्ट में आपको टेस्ट मिल जाएगा। और जब आप उसको एंड टेस्ट करेंगे, अभी जैसे मैंने इसका डेट डाल रखी है, वो क्या है, आपकी रिपोर्ट 20 मई 2022 को 10 बजे 10 PM तक, यानी कि ये टेस्ट है वो आप 20 मई को 10 PM तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इसकी टाइम लिमिट है। अगर अपन इसकी टाइम लिमिट इंस्टेंट एक दिन की रखते हैं, तो जैसे आज जैसे अगर मैंने इसको 16 मई रखा होता डेट को 16 मई को, तो 10 PM आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने किए। वो सब अपन क्या करेंगे, अब जब बच्चे सारे एक साथ में आ जाएंगे तो उनका एक डेली का टेस्ट रखेंगे और डेली 10 PM पे उनका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आप अब सारे बच्चे 20 क्वेश्चन है उनका टेस्ट देना। कल अपन जो जैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बारे में, तो उस पर अपन, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, फिर अपन मीडियम लेंगे और फिर अपन डिफिकल्ट लेंगे। 3 दिन में अपन एक यूनिट को कवर करने वाले हैं, 3 दिन में अपन एक यूनिट को कवर करने वाले हैं। डेली 20-20 क्वेश्चंस का सेट में आपको क्या होगा, डेली 20-20 क्वेश्चंस के सेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले इजी फिर मीडियम और फिर डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि सारे चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस आ गए थे वो, ठीक है बच्चों। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नोट करो 9E, क्वेश्चन नोट करो एक बार।
9e एंड 4e, दो चार्जेस की वैल्यू है 4e, 9e तथा 4e बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज कोई बच्चा अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं हिंदी में लिखूंगा, बहुत दिन हो गए लिखा नहीं जाएगा हिंदी में ढंग से। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश परस्पर r डिस्टेंस पर, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस r, नाइन ई तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। ये दो पॉइंट चार्ज है 9e तथा एंड 4e r डिस्टेंस पे रखे हुए। एक अन्य चार्ज q, एक अन्य चार्ज, another चार्ज q, इसको आपको प्लेस करना है। अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि संतुलन में रहे। बेसिकली आपको क्या दिया गया है, दो चार्ज है 9e एंड 4e, इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। अब आपको एक पॉइंट चार्ज है q को इस पे प्लेस, इस दोनों के बीच में प्लेस करना है कि आपकी जो फोर्स है वो आपका क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, दोनों की वजह से जो फोर्स है वो आपका बैलेंस रहे। तो आपको क्या करना है, कि सपोज मैंने कि यहाँ पे इसको चार्ज को रख दिया Q को, ठीक है, Q चार्ज रख दिया। नाइन ई एंड 4e, इसके बीच में मैंने चार्ज रखा है Q, डिस्टेंस है दोनों के बीच की R। ठीक है, सपोज मैंने ये डिस्टेंस x ले लिया है, x डिस्टेंस पे मैंने चार्ज रखा है। अब अपने को ये x डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। ओके मोहम्मद यूसुफ, तो अभी आपको क्या करना है, दोनों की वजह से इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे फोर्स और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, K 9e मल्टीप्लीकेशन 4e अपॉन ये डिस्टेंस में अगर x लेता हूं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू K, सॉरी आपका चार्ज यहाँ पे Q है तो K Q 9e अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू K Q 4e अपॉन आपका हो जाएगा ये r माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, के क्यू दोनों में सेम है, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ई भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका यहाँ पे हो गया 9/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/r माइनस x का स्क्वायर। बेसिकली आपने क्या किया है कि दोनों जो आपके पास में चार्ज है इसके बीच में अगर आपको एक चार्ज रखना है तो इसको आपको कूलम्ब फोर्स से इस पॉइंट चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसकी कोई अपन ये डायरेक्शन ले लेते हैं, या ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स का इंटरेक्शन देखेंगे, दोनों को अपन इक्वल रखेंगे बैलेंस करने के लिए। तो जो आपका डिस्टेंस है, जो दोनों का जो इक्वल का डिस्टेंस है वो यहाँ से एक्स का वैल्यू अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकालो। आदित्य यूसुफ, ठीक है, अभी ये इक्वेशन है, इसका अगर आप अंडर रूट कर लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट कर लेते हो तो क्या हो जाएगा 3/x इक्वल्स टू 2/r माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में अपने को ध्यान रखना है कि इजी ट्रिक कौन सा यूज में अपने को लेना है। आप कैसे भी कर सकते हो उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर वगैरह करके, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा।
तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, ये सारा स्क्वायर में, तो आप इसका डायरेक्ट अंडर रूट ले सकते हो, वर्ग ले सकते हो, वर्गमूल। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 3r माइनस 3x, ठीक है। तो आपका ये आप हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3r, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3/5r। यानी कि अगर आप x डिस्टेंस, ये अगर आपका r का वैल्यू, अगर r का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर है, तो x को अगर आप 3/5 इंटू आर का वैल्यू आप 5 रख दो, यानी कि आप x को अगर 3 सेंटीमीटर पे रखते हो कोई चार्ज क्यू को, तो आपका बैलेंस है वो, फोर्स है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये सब आप क्वेश्चन है वो नोट कर लेना। वैसे सारे क्वेश्चंस और जो अपन करवा रहे हैं सबका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगा, तो आप जब भी आपको रिपीट करना हो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का तो हिंदी में एक बार क्वेश्चन नोट कर ले। एक बार मैं पहले एक साथ में हिंदी का बोल देता हूँ, फिर अपन इंग्लिश पे बात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु है आपका H, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी r का वैल्यू क्या है, 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ये आपको r का वैल्यू दिया गया है। एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपका 5.3 इंटू 10 की पावर -11, 10⁻⁻11 मीटर। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। आपको क्या करना है, विद्युत आकर्षण बल कौन सा हो गया, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, F। कूलम्ब फोर्स को अगर मैं C से लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा K Q। इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम होता है, ठीक है। तो KQ² अपॉन डिस्टेंस है वो r² हो जाएगी। ये आपका है, यानी कि मैंने आप बेसिकली आपको विद्युत आकर्षण बल है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका आपको टर्म बताइए। नेक्स्ट आपका क्या है, जी का वैल्यू दिया आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दिया गया है जो अपने को ऑलरेडी पता है, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू, आगे क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, और जी का वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg मीटर, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, इसका भी अपन यूनिट लगा देते हैं kg, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कूलम्ब फोर्स और आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में दोनों में रिलेशन देखना है कि आपका कौन सा फोर्स है, वो दोनों में कितना आपको डिफरेंस, उसमें कितना डिफरेंस है। एक आप ग्रेविटेशनल फोर्स F G, F ग्रेविटेशनल और कूलम्ब फोर्स, दोनों में आपको क्या करना है, F G और F, आप इसको E भी लिख सकते हो, दोनों में रिलेशन देखना है। G का वैल्यू आपको पता है, तो अपन पहले इलेक्ट्रिक फोर्स है F वेक्टर, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो K का वैल्यू होता है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अपने को क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स F G,
एफ जी वेक्टर क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो एफ जी क्या हो जाएगा, एफ जी वेक्टर इक्वल्स टू जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू सुनील कुमार होता बाहर आ गया, 10 जी का वैल्यू बताओ 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस, बताएगा कोई, 11 m1 m2, m1 है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, एक हो गया आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों में आपको रिलेशन देखना है कि दोनों में कितना जो इनका मैग्नीट्यूड है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी कर दो, एफ ई अपॉन एफ जी। अगर आप इसको बेसिकली आप देखेंगे तो दोनों का जो क्या है डिवाइड में सेम है, तो आप ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट में यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आप बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू आएगा आपका, आप इसको सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 2.27 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, फोर्स ये एक यूनिट प्लेस ओबीसी एक नंबर आएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, इस कैलकुलेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो 2.27 इंटू 10 की पावर 39 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा कि जो फोर्स इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है वीक इंटरेक्शन होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप इसमें जब इंटरेक्शन देखते हो तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों में जो जो हाई एक कैपेसिटी वाला जो फोर्स है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है रादर देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो 2.27 इंटू 10 की पावर 39 मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ जी, यानी कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्गर है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? यस सर। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे आपको हम टेस्ट में भी प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस करने में अच्छा लग रहा है या फिर आपको पढ़ना है ओनली? बेसिकली अपनी फिजिक्स की क्लास है वो 2 घंटे की रहेगी, 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। सारी क्लासेज है वो 2-2 घंटे तक चलेगी। दिन में अगर आप 5 से 6 घंटे चल के पढ़ोगे ना तब जाके सीयूटी का कहीं अच्छा सा एक सिलेबस के साथ में अपन बहुत अच्छी जगह स्टैंड करेंगे। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है सीयूटी के लिए आपने देखा होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बच्चों को। ये हमारी टीम है पूरी, फर्स्ट ईयर सुपर लाइन है। अच्छा, आई थिंक सीयूटी के लिए पहला इंस्टीट्यूट है हमारा जो ओनली सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करवाता है। बड़े उनसे जो वहाँ पढ़ चुके हैं। हमारे सूरज सर है वो बीएचयू से हैं, रविंद्र सर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, मैं खुद
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हूँ। अखिल सर का तो मैं क्या ही कहूँ, लास्ट 20 ईयर्स से केमिस्ट्री के एक बेताज बादशाह हैं और केमिस्ट्री में इनका नाम अतुलनीय है, किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेम बायोलॉजी के लिए सूरज सर, वन साइडेड एक होता है ना कि कोई कंपेरिजन ही नहीं है कहीं। CSI नेट JRF के लिए इनका इंस्टीट्यूट है, आप कहीं भी सर्च करना, सरस्वती धाम। केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए है लेट्सटॉक एकेडमी। अब तक सर के केमिस्ट्री में अप्रोक्स 3000 प्लस बच्चों के नेट JRF है, यानी कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर वगैरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बार आप बच्चों को CUET के लिए सर का और सबका एक सपोर्ट के साथ में ये हमने एक स्टार्ट किया है CUET UG के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें अखिल सर केमिस्ट्री और अखिल सर और उनकी टीम केमिस्ट्री के लिए, सूरज सर और उनकी टीम बायोलॉजी के लिए, और मैथमेटिक्स के लिए है हमारे रविंद्र सर, जो दिल्ली में इनका इंस्टीट्यूट है CSI नेट JRF के लिए, और अभी इन्होंने जयपुर में भी स्टार्ट किया है। और लास्ट 5 ईयर से ये CSI नेट JRF के बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, यानी कि एक हायर एजुकेशन की ही सारी फैकल्टीज है। और दीपक सर है, वो लास्ट 10 ईयर से IIT जेम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। IIT जेम होता है बच्चों BSc के बाद में जो बच्चा IITs के लिए IIT से MSc करता है, उसके लिए IIT जेम का एग्जाम लगता है। आप बच्चे भी CUET में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके 3 साल बाद में IIT जेम के थ्रू किसी IIT में जा सकते हो, ठीक है। और ये है डॉक्टर जगदीश नेहरा सर, जो 4 ईयर्स अपना NCERT का इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से MSc IIT जेम क्रैक है मेरा। और बेटा ये बीच में स्क्रीन शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और BS सर है, मैथमेटिक्स की आपकी बेसिकली 2 फैकल्टीज है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए पूरी टीम है इंस्टीट्यूट की, और फिजिक्स के लिए भी आपके पास में 2 फैकल्टीज है। ये सारे आपके इसके साथ में आपको मैं बताता हूँ, ये ऐप की फीचर्स है जो आपने ऑलरेडी, मैं आपको ऐप के बारे में तो बार बार जब अपन यूज में लेते हैं तो बता चुका हूँ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी आपको, 100 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन CUET पे आपका जो कंसेप्ट है, और आपको जो कंसेप्ट PPT से हम पढ़ाते हैं, साथ में वीडियो लेक्चर्स है आपके और स्टडी मटेरियल है, ठीक है। AI बेस्ड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, और टेस्ट और उसकी रिपोर्ट, जैसे आपने अभी टेस्ट देखा था और उसकी रिपोर्ट है, वो इंस्टेंट रिपोर्ट भी रहेगी, और जो एक टाइम में रहेगा कि टेस्ट का ड्यूरेशन अगर अपन ने 2 दिन का रखा है, कोई बच्चा है कि आज टेस्ट देगा, कोई कल देगा, तो कल जो लास्ट डेडलाइन रखी है उसके जैसे ही 10 PM होगा, आपका टेस्ट है, उसका आंसर आपको सबमिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट के बारे में है, तो आप बच्चे बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ाई करो। अभी अपन कुछ हिंदी के बच्चों को का पढ़ रहे थे, हिंदी के बारे में नोट्स, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा। गुलाम गुलाम का नेम पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन देख चुके हैं, प्राविधितांक। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन, इस पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एफ मीडियम, कोई एक मीडियम में जो फोर्स है उसमें, और जो आपका निर्वात में कोई फोर्स होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और रिलेशन पे आपको क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि आपको कोई निर्वात में आपको फोर्स दे दिया, जैसे कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K का वैल्यू आपका 1 अपॉन, बोर्ड पे ले लेते हैं इसको, F का क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक भी, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अब अपन करते हैं अगर माध्यम के लिए, ये है आपका एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट के लिए। अगर आपको मीडियम के लिए फोर्स पूछा जाए, मीडियम में जो दोनों चार्ज है किसी मीडियम में रखे गए हैं अगर, तो आपको जब फोर्स पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है बेसिकली, एप्सिलॉन इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, एक मिनट। अगर आपको मीडियम के लिए पूछा गया है, मीडियम के लिए, तो आप क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये दो वैल्यू आपने रख दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू सेम है। ये क्या है, एफ नॉट, तो निर्वात में जो फोर्स लग रहा है वो अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि जो माध्यम में फोर्स लग रहा है, जो मीडियम में कोई फोर्स लग रहा है वो क्या है, जो निर्वात में फोर्स लग रहा है उसका 1/एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन नोट कीजिए, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यानी कि आपको क्या दिया गया है, जो आपको एफ नोट का वैल्यू है, एफ नोट का वैल्यू आपको दिया गया है 18 न्यूटन। ठीक है, निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में आपको कोई आवेश का वैल्यू नहीं दिया गया है, ओनली एफ नोट का वैल्यू दिया गया है। वो क्या है, एफ नोट वेक्टर है आपका 18 न्यूटन। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए। यानी कि अगर दो चार्जेज है, अगर अपन चार्ज की दो पट्टिका है, यानी इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, और इन दोनों की वजह से अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो इसमें है 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कोई 1 mm जिसका पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, 6 है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 6 है, ये एक पट्टिका रख देता हूं, तो इन दोनों के बीच में अब क्या है, फोर्स, मीडियम की वजह से फोर्स क्या है, वो क्या होगा, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एफ मीडियम के लिए अपने जैसे अभी फॉर्मूला देखा था कि आपका क्या होगा, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। तो एफ नॉट क्या है आपका 18 न्यूटन, और आपका एप्सिलॉन आर यानी कि पराविद्युतांक आपका जो वैल्यू दिया गया है, पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है, 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 न्यूटन। यानी कि जो निर्वात में 18 न्यूटन लग रहा था, एक 1 mm मोटाई की एक पराविद्युतांक पट्टिका अगर आपने 6 जिसका पराविद्युतांक का वैल्यू 6 है, तो वो आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पराविद्युतांक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि निर्वात के लिए पराविद्युतांक का वैल्यू कितना होता है, निर्वात के लिए पराविद्युतांक का वैल्यू आपका 1, एयर के लिए है आपका 1.05 × 59, सॉरी 1.0059, जो कांच है उसका है आपका पराविद्युतांक 5 to 10 होता है। तो अपने वहां पे क्या है, एक कांच की पट्टिका रख दी थी 1 mm की, जिसका पराविद्युतांक कितना था, 6 था। अब्रक नामक जो आपका मटेरियल है उसका है 3 to 6। आसुत जल, आसुत जल कौन सा होता है, आसुत जल कौन सा होता है, कोई बच्चा बताएगा। उसका पराविद्युतांक 80 है, यानी कि आप अगर इसको मानो तो आसुत जल में करंट फ्लो ही नहीं होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, फोर्स बहुत कम हो जाएगा, और सुचालक में आपका जो है उसका पराविद्युतांक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में अपन ने देखा कूलम्ब नियम का वेक्टर जो फॉर्म है, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कोई पॉइंट पे Q1 Q2 आवेश रखा हुआ है, ये सारा आपको वैसे पता है। ठीक है, F1 F2 वो सेम है, आपको बस आपको क्या करना है, R12 और R21 ये वेक्टर को डील करना है ओनली। R21 क्या है, R21 है आपका R2 माइनस R1, और R12 क्या है आपका, R12 आपका R1 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका फाइनल क्या होगा, F21 इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। इसके बाद बच्चों को पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक अगर आप किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप आदित्य, यूसुफ एंड सुनील
सुनील, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है आई थिंक? यस सर, पहले किया था सर। वो तो कब किया था? वो सर देखो ना, सप्ताह भर हो गया। नहीं नहीं, Yes. 1-2 दिन पहले किया है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी हमने तो 1-2 दिन पहले तो स्टार्ट किया ना। यानी कि आप जस्ट 1 रुपीज में आप अपना स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आप रजिस्टर करके आप टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आपको 10% to 80% आपका स्कॉलरशिप में डिस्काउंट होगा। ठीक है ठीक है, सर। उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो अप्लाई होगी, उसी बेसिस पे वो सारा हम आपको बताएंगे। लेकिन तो सर रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती है सर इसमें सर? वो पीछे वाली पीछे वाली मिलेगी ना। अभी अभी की जो क्लास है वो भी रिकॉर्डेड मिलेगी। आपने तो इवन जो 1 रुपीज में जिन्होंने बच्चे ने रजिस्टर किया उसमें भी हमने कुछ क्लासेस डाली है जस्ट डेमो के लिए। बाकी सारी क्लासेज वो हमारे एप्लीकेशन पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और क्लासेज है वो वहां से आप ले सकते हो, जैसे आदित्य ने और बाकी बच्चों ने करवा रखा है। ठीक है, और ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया था हमारा एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको इतने बजे सर ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना सर ये? हाँ हाँ, और जो ये प्लेटफॉर्म है उसका भी लॉगिन एंड आईडीज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यस सर। ओके बच्चों, थैंक यू। आदित्य, कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो उस पर अगर मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, लाइक जैसे अपने टॉपिक पढ़ा है तो उस पर मैं 10 क्वेश्चन आपको भेजता हूँ, तो आप बच्चे उसको प्रैक्टिस करना, घर पे क्वेश्चन सोल्व करना। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन, हाँ सर, भेज दो आप। हाँ, सारे क्वेश्चंस अपन क्लास में नहीं कर सकते, इसकी वजह से अपना सिलेबस थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उस पर मैं आपको प्रॉब्लम सीट दूंगा और वो प्रॉब्लम सीट से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपको पूछना है। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके ओके।